वेलकम टू द बजट 2024 है डॉक्टर वसुधा। डॉक्टर वसुधा एजुकेशन फील्ड की एक्सपर्ट हैं, तो काफ़ी कुछ स्किल्स इम्प्रूवमेंट पे, जॉब जनरेशन पे, इंटर्नशिप पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस किया है। तो आज हम उनसे जानेंगे डॉक्टर वसुधा से कि क्या क्या चीज़ें बजट में हुई है जिसके एक आम आदमी के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सो डॉक्टर वसुधा, स्वागत है हमारा शो पे। थैंक्स अ लॉट, आपने टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए। थैंक यू नितिन जी। अब हम स्टार्ट करें उसके पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड दीजिए। बैकग्राउंड ये कि एजुकेशन सेक्टर की क्या क्या डिमांड थी गवर्नमेंट से और क्या क्या चैलेंजेस आप देख रहे थे अभी तक, जिसमें आपको ऐसा लग रहा था कि सरकार का सहयोग चाहिए और उसके बिना आपका ये काम होगा नहीं। देखिए, अगर देखा जाए मेरे लिए एज एन एजुकेशनिस्ट, हम जब छोटे थे और हम बड़े हुए, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सुना था। और पर किसी वजह से वो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, बट किन्हीं कारणों की वजह से वो बंद हो गया था और उसके बाद बहुत सारे विश्वविद्यालय आए। सो नालंदा विश्वविद्यालय का दोबारा शुरू होना एक बहुत, मेरे लिए पर्सनल तौर पे बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। क्योंकि जब हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम था। अगर अगर मैं बोलूं तो मेरे पास अभी मैंने कॉन्फ्रेंस ही अटेंड किया था। तो 1833 का एक न्यूज कवरेज था मैकिनले का, जिन्होंने ये बोला था, लॉर्ड मैकिनले ने, कि अगर हमको कंट्रोल में लेना है ब्रिटिशर्स को, तो अवर एजुकेशन सिस्टम शुड बी डिस्ट्रॉयड। एंड एक्चुअली उसके बाद जो भी कुछ हुआ, तो जो किसी भी देश को, किसी भी, उसके लिए एजुकेशन सिस्टम का बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। और ये मेरे लिए पर्सनली, प्रोफेशनली बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा, इन्होंने इस बार स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करी है। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी देखें, उसमें भी बहुत ज्यादा हमेशा एंटरप्रेन्योर स्किल्स और पेटेंट और रिसर्च हम लोग बहुत करते थे, बट बहुत सालों से हम बहुत पीछे थे। मतलब आप ये देखो कि कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी अभी कुछ भी कहिए, टॉप 100 में या टॉप 200 में बहुत कम है। एक दो हैं जो टॉप 10 में, तो कोई भी नहीं है। तो अगर हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करें, भाई एज एन एजुकेशनिस्ट मैं यही चाहूंगी, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड है। जैसे बजट में एक ये बहुत अच्छी चीज है कि बहुत सारे एजुकेशन लोन्स अप्रूव हुए हैं, कि ये फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो, ई वाउचर्स हुए हैं। तो ये सब चीजें हमें एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ ही लेके जाती है। एंड 2030 में हमारा जो ये कहा जाता है कि 60% जो हमारी देश की पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है। तो अगर यूथ पॉपुलेशन को अगर हम ठीक से गाइड करेंगे, एंड एज एन एजुकेटर्स ये हमारा काम है, तो हम नौकरी करने के लिए नहीं है, बट हमें रिसर्च भी करनी है, हमें एंटरप्रेन्योर भी करना है, स्किल बेस्ड करना है। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा चेंज है, बहुत वेलकम चेंज है, कि अगर हम इसको अच्छे से कर पाए। और एमएसएमई ने भी, मैं थोड़ा सा उसके अगर बाहर जाऊं, तो एमएसएमई ने भी बहुत ज्यादा लोन्स और चीजें उपलब्ध करवाई हैं बच्चों के लिए। तो ये है कि अगर ग्रेजुएशन के बाद बच्चे कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो एमएसएमई से भी वो कर सकते हैं। तो मैं हमेशा, मेरा ये मानना है कि बजाय बच्चों को नॉलेज देने के, नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उस नॉलेज को हम कहाँ इस्तेमाल करें, वेयर आर वी अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, ये बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर बच्चों को, आजकल के छात्रों को, आजकल की जनरेशन को ये सब चीजें उपलब्ध होती हैं, ये सब सर्विसेज उपलब्ध होती हैं, तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये बहुत बहुत अच्छा रहेगा कंट्री के लिए। जी, इनफैक्ट एक चीज़ जो काफ़ी सामने आई हमारे, और जो पहली बार ही हमने ये किसी भी गवर्नमेंट से ये सुना है, कुछ इंटर्नशिप्स की बात हुई है, कुछ एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है। इनफैक्ट इंडस्ट्री को भी इंसेंटिव्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, सीएसआर बजट को
है ना, इसमें फ्रेश ग्रेजुएट्स को है ना एम्प्लॉय करने के लिए। तो आज जिस तरीके से हमारे सारे कॉलेजेस से है ना ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, कुछ वर्कफोर्स में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं शुरू में, तो गवर्नमेंट ने एक स्टेपिंग स्टोन टाइप दिया है काफ़ी कुछ इंटर्नशिप्स के फॉर्मेट में और CSR बजट को, ताकि इंडस्ट्री भी पार्टिसिपेट करे और इंडस्ट्री भी सामने आए थोड़ा सा और अकोमोडेट करने के लिए जो भी यंग वर्कफोर्स आ रही है। तो उसके बारे में आपने जब वो देखा तो आपको क्या लगा? क्योंकि ये एक इमीडिएटली शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा हमें ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं वो काफ़ी कुछ हमारा डेमोग्राफिक कर्स हो जाएगा। तो इस बारे में आपका क्या क्या एकदम से सोचना है? देखिए, अभी एक रिसर्च आई थी, अगर आपको याद हो, कि इस बार 36% जो IIT के पास आउट्स थे उनको नौकरी नहीं मिली। तो आई थिंक ये बहुत अलार्मिंग था, है ना। और जब हम एज एन एजुकेटर, मैंने अपने स्कूल में, जो आप जानते हैं मेरा स्कूल उदयपुर में है, तो मैंने और मेरे डायरेक्टर दीपक सर ने, हमने अपनी तरफ से एक इंटर्नशिप प्रोग्राम स्कूल में चलाया हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने 9 से 12 तक के बच्चों को हम भेजते हैं एक एक हफ्ते के लिए कि आप इंटर्नशिप, चाहे आप ऑनलाइन इंटर्नशिप करिए, जाके इंटर्नशिप करिए। उससे क्या होता है कि बच्चों को, वो अगर किसी भी वर्क फोर्स में जाना चाहते हैं, दे हैव अ कंप्लीट आइडिया। अब जैसे अगर कोई किसी को, सपोज किसी को एडवाइजर बनना है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है, तो वो तवागा में आके देखेगा कि क्या ये जॉब मेरे लिए है कि नहीं, मैं कैसे करूंगा। और अगर आप देखें, कई जैसे यूके में, अगर आपको अगर MBBS पढ़ना है, तो वो पहले उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने किसी डॉक्टर के साथ शेडोइंग करी हुई है कि नहीं करी हुई। तो जब ऐसी चीजें होती हैं, व्हेन इट कम्स टू इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आप वहीं पे, मतलब जिस भी फील्ड को आप परस्यू करना चाहते हैं, उन ऑफिसेज में जाके आप एज एन एम्प्लॉय वहां पे काम करते हैं, सीखते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इस चीज को कर रही है, इट इज अ वेरी बिग इनिशिएटिव एंड वेरी बिग बूस्ट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बिग कॉज। और मैंने अभी न्यूज में पढ़ा था कि एक जगह 1800 भर्ती होनी थी और उसके लिए 2 लाख लोग पहुंच गए थे। सो यस, वी हैव टू केटर टू दैट। एंड आई थिंक, एंड पर्सनली नितिन जी, मेरा ये मानना है कि K-12 एजुकेशन और हायर एजुकेशन का जो गैप है वो कम होना चाहिए। वसुधा जी, थैंक्स अ लॉट हमारे साथ जुड़ने के लिए।